हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित कुमार शुक्ला। आज हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन में नेक्स्ट थिंकर की बात करते हैं, दैट इज़ हर्बर्ट साइमन। और हर्बर्ट साइमन का जो टॉपिक का नाम है दैट इज़ डिसीजन मेकिंग या निर्णयन प्रक्रिया। तो क्या है निर्णयन प्रक्रिया? ठीक है, क्यों अलग अलग व्यक्ति एक ही तरह की समस्या के लिए अलग अलग निर्णय लेते हैं, या निर्णय जो भी निर्णय लिया गया वही निर्णय क्यों लिया गया, इसको डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कौन होते हैं, डिसीजन क्या अच्छा होता है या बुरा होता है, या डिसीजन इनमें से कुछ नहीं होता है, इन सारे सवालों के जो जवाब होंगे वो इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हर्बर्ट साइमन, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो हम जैसा सभी जानते हैं, हम डिसीजन लेते कब हैं? हम डिसीजन तब लेते हैं जब हम किसी समस्या से होके गुजरते हैं। अगर कोई समस्या नहीं है तो निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। जो सिस्टमैटिक वे में जैसे चला आ रहा है आप वैसे ही चलने दीजिए। जब समस्या आएगी निर्णय तभी लेंगे। यानी पहला काम क्या है निर्णयन प्रक्रिया में? जो पहला काम है वो क्या है? समस्या का निर्धारण। पहला काम क्या होगा? समस्या का निर्धारण, फिक्सिंग ऑफ द प्रॉब्लम। समस्या का निर्धारण। पहले तो आप एग्जैक्टली फिक्स करें कि आपकी प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। आपने समस्या का निर्धारण कर लिया कि ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉर्ट आउट करना है। जैसे ही आप किसी समस्या से होकर गुजरते हैं, अपने आप ही आपके दिमाग में बहुत सारे विकल्प बनने लगते हैं, ऑप्शन बनने लगते हैं। यार क्या आप अचानक से कुछ आपके साथ हुआ तो आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन कर सकते हैं, किसी रिलेटिव को फ़ोन कर सकते हैं, और इमीडिएट रिलीफ में क्या होगा कि जो आस पड़ोस में लोग होंगे उस समय उस घटनास्थल पर मौजूद होंगे, आप उनसे हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब होगा ये कि इन चार ऑप्शन में से आपकी नज़र में जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा उसका आप चुनाव करेंगे। तो जैसे ही आप समस्या से होके गुजरे, अगला स्टेप होता है विकल्पों का विकास। आपके दिमाग में अपने आप ही विकल्प बनने लगेंगे। तो अगला क्या हो गया? विकल्पों का विकास। विकल्पों का विकास। ये हमारा एक विकल्प, ये दूसरा विकल्प, ये तीसरा विकल्प, ये चौथा विकल्प। हम किसी समस्या से गुजर रहे हैं और हमारे पास चार विकल्प मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि इनमें से कोई एक मुझे करना होगा। तो अब होगा क्या? अब इन चारों विकल्पों में एक साथ काम नहीं हो सकता ना। कहते नहीं आधी छोड़ पूरी का धावा, या आधी मिलाई ना पूरी पावे, है ना। तो आपको कहीं एक जगह ही रुकना होगा, आप चारों तरफ भाग के कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब आपको ये करना है कि इन चार ऑप्शन में से अच्छा ऑप्शन कौन है। तो पहला हो गया फिक्सिंग ऑफ द प्रॉब्लम, एंड सेकंड हो गया डेवलपमेंट ऑफ द ऑप्शंस। थर्ड स्टेप क्या होगा? इनमें से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है। तो आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा कि बेस्ट अवेलेबल कौन सा है। विकल्पों का मूल्यांकन। विकल्पों का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ द ऑप्शंस। तो फिक्सिंग ऑफ द प्रॉब्लम, डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑप्शन, एंड देन इवेल्युएशन ऑफ द ऑप्शन। आप इवेल्युएट करोगे एक एक ऑप्शन को, कौन सा सबसे अच्छा है। फिर कौन सा सबसे अच्छा होगा ये कैसे डिसाइड होगा? अगला सवाल तो ये उठता है कि अच्छा ऑप्शन और बुरा ऑप्शन ये क्या चीज़ है जो किसी ऑप्शन को अच्छा या बुरा बनाता है। तो हम किसी डिसीजन को इसलिए लेते हैं कि हमें लगता है अगर ये वाला डिसीजन लेंगे तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम होगा। तो जो विकल्प हमारी नज़र में बेस्ट अवेलेबल है, बेस्ट नहीं मैं कह रहा हूँ, जो अवेलेबल है उसमें से बेस्ट, जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प उपलब्ध होता है उसमें से वो विकल्प का चुनाव करेंगे जो हमारे आकांक्षा के स्तर को सर्वाधिक संतुष्ट करे। क्योंकि हम निर्णय जब ले रहे होते हैं तो अपने आप को दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी बेहतरी के लिए डिसीजन लेते हैं। कोई भी कितना भी मूर्ख इंसान क्यों ना हो, जानबूझ के खुद को परेशान करने के लिए कोई डिसीजन नहीं लेता है। तो हम जिस भी विकल्प को मूल्यांकन के बाद चयन करेंगे तो वो कौन सा विकल्प होगा जो हमारे आकांक्षा के स्तर को, हमारे सेटिस्फैक्शन को, हमारे एस्पिरेशन को मैक्सिमम सैचुरेट करेगा। तो विकल्प के मूल्यांकन के बाद क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध विकल्प का चयन। सर्वश्रेष्ठ
उपलब्ध विकल्प का चयन। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। अब आपने कहा समस्या का निर्धारण हो गया, डेवलपमेंट ऑफ द ऑप्शन हो गया, इवैल्यूएशन ऑफ द ऑप्शन हो गया। अब आपने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन आपने ये कर लिया। उसके बाद क्या होगा, चयन हो गया है। अब विकल्प का चयन हो गया कि हाँ ये वाला मुझे करना है, तो अब आपको क्रियान्वयन करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन। अब क्रियान्वयन हो गया तो उसका परिणाम आएगा, फीडबैक आएगी, जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि, अच्छा रहा या बुरा रहा, उसी को हम लोग फीडबैक या प्रतिपुष्टि कहते हैं। और फीडबैक में क्या पता चला, अरे ये क्या हो गया, हम तो सोचे थे सबसे अच्छा डिसीजन होगा और ये डिसीजन तो सबसे बेकार निकला। तो अब क्या आएगा, अब इस फीडबैक के आधार पर आप सुधार करोगे कि जब कभी मुझे इस तरह की समस्या आएगी तो आप करके देख चुके हो कि भाई ये वाला ऑप्शन तो बहुत अच्छा नहीं था, सोचा क्या था ये सबसे अच्छा होगा और ये क्या हो गया, ये तो सबसे बुरा रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम निर्णय लेते हैं, निर्णय कभी भी अच्छा या निर्णय कभी भी बुरा नहीं होता है, वो तो उसका परिणाम होता है जो अच्छा या बुरा होता है। तो अगर आपने कोई डिसीजन लिया और आपके फेवर में चला गया उसका परिणाम, उसका रिजल्ट, तो आप कहते हैं यार मैंने सही डिसीजन लिया था, मेरा निर्णय सही था। और अगर आपने जो निर्णय लिया उससे जो परिणाम आया वो आपके अगेंस्ट में चला गया, आपके विरोध में चला गया, तो आप क्या कहते हैं, यार वो मेरा निर्णय गलत था। तो निर्णय सिर्फ निर्णय होता है, अच्छा या बुरा उसका परिणाम होता है। सपोज कर लीजिए आपने कोई प्राइवेट डिसेंट जॉब थी, आपने अपने सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए उस डिसेंट जॉब को छोड़ दिया, राइट। आपके दोस्त प्रमोट होके बहुत ऊंचे पद पे पहुंच गए हैं प्राइवेट जॉब में और उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी हो गई है, और आप अपने प्रिपरेशन के फेज में अपने एक एक पैसे के खर्च के लिए माँ बाप से आप वो कर रहे हैं। फिर प्रारंभिक वर्षों में आपको सफलता भी हाथ नहीं लगती है, तो आपको क्या लगता है यार कि प्राइवेट जॉब छोड़ने वाला मेरा डिसीजन शायद मेरे जीवन का सबसे बेकार डिसीजन था। आपने जब प्राइवेट जॉब छोड़ी थी या प्रिपरेशन शुरू की थी तो आपके जहन में क्या आया था, जहन में यही आया था कि एक बढ़िया यूपीएससी में अच्छी रैंक लाऊंगा और उसके बाद मेरे पास पैसे प्रेस्टीज तो हो गई ही, मैं सोशल वेलफेयर भी कर पाऊंगा। ये आपने इतने पॉजिटिव इंटेंट के साथ ये डिसीजन लिया था। लेकिन अभी क्या महसूस हो रहा है, ये मेरा डिसीजन तो बहुत बेकार हो गया, राइट। तो अब जो परिणाम है वो आपके फेवर में नहीं है, तो आपको लग रहा है डिसीजन बेकार हो गया। लगभग हौसला टूट गया है बच्चे का, लेकिन फिर भी उसके घर परिवार के लोग उसको हौसला बढ़ाते हैं, वो प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखता है और नेक्स्ट ईयर पता चलता है कि ऑल इंडिया में बच्चे की 10th रैंक है। अब क्या लगा, अभी कल तक लगता था कि शायद मैंने ये प्राइवेट जॉब छोड़ के, जिसमें मेरी डिसेंट जॉब थी, अच्छा रेपुटेशन था, वो छोड़ के शायद मैंने अपने जीवन का सबसे गलत निर्णय लिया था। अगले ही साल क्या हुआ, अगले अटेम्प्ट में सब कुछ बदल गया और क्या लगा, मैंने जो डिसीजन जॉब छोड़ा था प्राइवेट वाला, वो डिसीजन मेरे जीवन का सबसे अच्छा डिसीजन था। तो वही एक डिसीजन जब असफल हुए तो क्या लगा, सबसे बेकार निर्णय था, जब सफल हुआ तो क्या लगा, सबसे अच्छा निर्णय था। इसीलिए कहते हैं निर्णय सिर्फ निर्णय होता है, अगर परिणाम अच्छा है तो लोग निर्णय को अच्छा कह देते हैं, परिणाम अगर बुरा है तो निर्णय को बुरा कह देते हैं। इसलिए परिणाम जो डिसीजन होता है उसको मात्र डिसीजन की दृष्टि से ही देखना चाहिए, और यही है डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस, राइट, कि इस तरह से आप गुजरते हैं। जो भी आपको फीडबैक मिलती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर पॉजिटिव फीडबैक आती है तो जब कभी आप इस तरह की समस्याओं से गुजरेंगे तो सेम तरह के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, या आपके जानने वाले में से कोई जब इस तरह के प्रॉब्लम से होकर गुजरेंगे और उनको पता है कि आप इन तरह के प्रॉब्लम से बहुत आसानी से बाहर निकल के आए हैं, तो आपसे पूछेंगे और आप बताएंगे कि इस स्थिति में किस विकल्प का चुनाव करें। लेकिन अगर आप का जो परिणाम है आपके फेवर में नहीं आया, तो आप एक चीज़ सीख गए हैं, इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में इस टाइप के ऑप्शन को तो सिलेक्ट नहीं करना है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, डिसीजन लेते समय हमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। जो हमारा डिसीजन अच्छा लग रहा है, मे भी उसका परिणाम बहुत बुरा हो, जो हमको डिसीजन खराब लग रहा है अभी तक,
मे भी उसका परिणाम बाद में बहुत अच्छा आ जाएगा, डिसीजन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो डिसीजन लेते समय हमको इन स्टेप्स की बातों में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर जो अगला सवाल उठता है कि डिसीजन के बारे में, निर्णय के बारे में कहा जाता है कि निर्णय एक त्रिकालिक और त्रिआयामी प्रक्रिया होती है। त्रिकालिक और त्रिआयामी कैसे, कि देखोगे आप कि ये जो फीडबैक है, ठीक है बच्चों, ये जो फीडबैक है इसके आधार, आप देखो ये जो फीडबैक है ये आपको क्या बता रही है कि आपने अपने पास्ट के जीवन में जो निर्णय लिया था वो आपके लिए काम नहीं किया, उससे आपको एक सबक लेनी है, या वो काम कर गया तो उसको उदाहरण के रूप में लेना है, राइट। तो पास्ट में जो भी आपने किया था, जो फीडबैक है वो आपके पास्ट से जुड़ी हुई है। आज आप फिर से कोई एक प्रॉब्लम फेस करेंगे तो ये जो आपकी फीडबैक थी पास्ट वाली वो काम आएगी और आप प्रेजेंट में एक्शन लेंगे। प्रेजेंट में क्या करेंगे, आप एक्शन लेंगे, और प्रेजेंट में जो एक्शन लिया फिर उसकी जो फीडबैक होगी वो फ्यूचर में काम आएगी। इसकी जो सबक होगी वो कहाँ काम आएगी, वो फ्यूचर में काम आएगी। तो क्या समझ में आया कि जो निर्णयन होता है वो एक त्रिआयामी त्रिकालिक प्रक्रिया होती है, जहां पर क्या होता है, हम अपनी जो पास्ट की फीडबैक होती है उनसे क्या करते हैं, हम सीखते हैं। जो हमारी प्रतिपुष्टि होती है, जो हमने पहले निर्णय लिया था उससे हम सीखते हैं, और उस सीख और अन्य फैक्टर मिला के हम प्रेजेंट में डिसीजन लेते हैं, और प्रेजेंट में हमने जो भी डिसीजन लिया उसको एग्जीक्यूट किया, उसके परिणाम अच्छे बुरे जैसे भी रहेंगे, उस फीडबैक को आगे हम फ्यूचर में भी यूज करेंगे। तो आपने देखा होगा कि पास्ट में आपने जो किया वो फीडबैक आपके काम आई प्रेजेंट में डिसीजन लेने में, और प्रेजेंट में आपने जो डिसीजन लिया उसके भी जिस तरह के अच्छे बुरे परिणाम होंगे वो फीडबैक के रूप में आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो डिसीजन होता है वो एक त्रिआयामी और त्रिकालिक प्रक्रिया होती है, उसमें तीनों फलक मौजूद होते हैं और तीन काल मौजूद होते हैं। अब अगला सवाल जो हमको जानना और समझना चाहिए वो ये है कि क्या कोई जो निर्णय होता है वो हमेशा अच्छा होता है, या तार्किक होगा, या वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ मतलब उसमें ऑब्जेक्टिविटी हो। तो कोई निर्णय वस्तुनिष्ठ होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, कोई निर्णय कभी भी 100% लॉजिकली सही हो ये संभव नहीं है। वो 100% उसमें ऑब्जेक्टिविटी हो ऐसा संभव नहीं है। तो कोई भी निर्णय 100% वस्तुनिष्ठ हो, 100% उसमें तार्किकता हो ऐसा संभव नहीं। उसका रीज़न क्या है, आप लॉजिकली 100% सही डिसीजन तभी ले सकते हैं, या आपका डिसीजन में 100% वस्तुनिष्ठता होगी, ऑब्जेक्टिविटी होगी, जब तीन चीज़ों से आप रूबरू हो। कौन सी चीज़ें हैं, हमारा जो टॉपिक है, कोई निर्णय 100% वस्तुनिष्ठ और तार्किक क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। हम जो भी डिसीजन लेते हैं उस समय हमको लगता है ये बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा हो। तो जो समय काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाए वो तो सब्जेक्टिविटी है, उसमें तो व्यक्तिनिष्ठता हो गई। वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है जो समय काल परिस्थिति के अनुसार ना बदले, वो ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठ है। लेकिन डिसीजन कभी भी 100% ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। वो तभी ऑब्जेक्टिव हो सकता है जब वो तीन कंडीशन को फुलफिल करे। किसी भी डिसीजन को 100% लॉजिकली सही और ऑब्जेक्टिव होने के लिए तीन तरह की कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। जो पहली ज़रूरत है वो ये है कि जो निर्णयन करता है, जो डिसीजन मेकर है, वो उस पर्टिकुलर समस्या से संबंधित सारे विकल्प जानता हो। क्या है, कोई निर्णय 100% वस्तुनिष्ठ और तार्किक क्यों नहीं हो सकता, रीज़न क्या है, ठीक है। उसको तीन शर्तें पूरी करनी होती। पहली शर्त क्या है, निर्णयनकर्ता
उस समस्या से संबंधित सभी विकल्पों को जानता हो। और जो दूसरा पॉइंट है, पहला क्या है कि जो भी हम निर्णय ले रहे हैं हम सारे विकल्पों को जानते हो। फिर दूसरा, सभी विकल्पों के सभी तरह के गुण व दोषों को जानता हो। और तीसरा जो है, वह व्यक्ति तार्किक चयन करता हो। 100% तार्किक चयन करता हो। अब समझो, ये तीनों शर्तें कभी एक साथ पूरी हो ही नहीं सकती है। जैसे आप जब किसी समस्या से होकर गुजरते हैं तो कोई बेवकूफ़ और झूठा इंसान ही कह सकता है कि इस पर्टिकुलर समस्या के समाधान के लिए जितने विकल्प इस ब्रह्मांड में हो सकते हैं मैं सबको जानता हूँ। आप एक समस्या के लिए जितने विकल्प हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसी समय आप सारे विकल्प जानते हो, ऐसा संभव ही नहीं है। आप जितनी तरह की बुद्धि, जितना आपका दिमाग विकसित हुआ है, उसके परिधि से बाहर जाके आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो जिसकी जितनी बुद्धि, जिस तरह का माहौल में उसकी परवरिश हुई है, जिस तरह की उसकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है, ये सारी चीज़ें आपको डिसीजन लेते समय इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, इसलिए हर तरह के विकल्प आप जानते हो, ऐसा संभव नहीं है। दूसरा, सभी विकल्पों के सभी तरह के गुण दोष जानते हो। जब पहले ही कंडीशन नहीं पूरी हो रही है तो दूसरी कैसे करोगे? कई बार क्या होता है कि एक ही डिसीजन जब तक हमारे फेवर में परिणाम नहीं आता है तो हम कहते हैं बड़ा बेकार डिसीजन है, और अगले ही पल हम क्या कहने लगते हैं कि जब आपके परिणाम आपके फेवर में आता नहीं है, डिसीजन अच्छा है। तो अगर उसके सारे गुण दोष हम जानते होते तो फिर उसमें अनसर्टेनिटी रहनी ही नहीं चाहिए। आपको तो पता है ना कि इसमें ये वाला दोष था तो आपने छोड़ दिया। डिसीजन लेने के बाद भी हमेशा मन में उहापोह बना रहता है, यार डिसीजन तो हमारे फेवर का हुआ, निर्णय तो हम जो परिणाम तो हमारे फेवर में आया नहीं, इसका मतलब डिसीजन गलत था। तो आप 100% गुण दोष जानते ही नहीं है किसी डिसीजन के, वो तो परिणाम से संबंधित होता है, अच्छा होगा बुरा होगा। तीसरा, आप 100% तार्किक चयन करता हो, ऐसा संभव नहीं है। आप इंसान हैं, आप में भावनाएं होंगी ही, और आपकी भावनाएं आपको निर्णय लेने में प्रभावित करती हैं। जैसे हो सकता है कि लड़ाई की शुरुआत वो व्यक्ति करे जो कमज़ोर है, राइट, और जब लड़ाई हो गई तो मार खा रहा है। उस समय जब आप बचाव, और आपको सब वस्तुस्थिति पता है, लेकिन जो आप बचाव करेंगे तो उसी का करेंगे जो मार खा रहा है। अब यहाँ पर आपकी भावनाएं जो हैं वो आपसे कह रही हैं कि जो कमज़ोर है उसे बचाना चाहिए। और आइडियली क्या होना चाहिए? जिसने गलत किया उसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन एट ए टाइम क्या होगा, जो हावी दिख रहा होगा दंड उसको दिया जाएगा। हमारे घर परिवार का जब कोई सदस्य कुछ गलत करता है, हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं या मन में दुआ करते हैं एटलीस्ट कि इसे कम, मतलब हल्की से हल्की सज़ा हो। लेकिन जब उसी तरह का क्राइम समाज में कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो हम कहते नहीं, इसको फांसी हो जानी चाहिए, आजीवन कारावास हो जाना चाहिए। उसी तरह के घटना के लिए आप अलग तरह की बहुत कठोर सज़ा की डिमांड करते हैं। तो आपकी जो भावनाएं थी वो घर परिवार के सदस्य के लिए अलग होती हैं और बाहरी व्यक्ति के लिए अलग होती हैं। आप 100% कभी भी तार्किक हो ही नहीं सकते, क्योंकि इंसान है तो भावनाएं भी होंगी, और जहाँ भावनाएं हैं वहाँ तार्किकता उतनी होगी नहीं। जो इंसान जितना ज़्यादा भावुक होगा उतना ही कम तार्किक होता है। जो जितना कम से कम भावुक होगा, इसमें इमोशंस जितने कम से कम होंगे उतना ज़्यादा तार्किक होगा। कोई इंसान ये नहीं कह सकता मुझ में भावनाएं नहीं हैं, ठीक है। बिना भावना के इंसान शून्य होता है, संभव ही नहीं है भावनाएं ना हो। जहाँ इमोशन होंगे वहाँ 100% आप तार्किक हो, लॉजिकल हो, रेशनल हो, ये संभव नहीं है। चूँकि ये तीनों शर्तें एक साथ कभी भी पूरी नहीं हो सकती हैं, इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, इसीलिए कि कोई भी निर्णय
100% ना तो वस्तुनिष्ठ हो सकता है ना तार्किक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये 3 जो कंडीशन है वो एक साथ कभी फुलफिल ही नहीं हो सकती। सबकी भावनाएं अलग अलग स्तर पे होती हैं, सबकी परवरिश अलग अलग होती है, सबके जो बैकग्राउंड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कोई डिफरेंट टाइप के वैल्यूज़ में यकीन करता है, कोई डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ में करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी जो डिसीजन होगा वो 100% ना तो ऑब्जेक्टिविटी होगी ना 100% लॉजिकल होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी डिसीजन को 100% लॉजिकल, रेशनल और ऑब्जेक्टिविटी के लिए 3 कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, जो एक साथ कभी फुलफिल नहीं हो सकती। क्योंकि इंसान में भावनाएं होती हैं, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है। इसीलिए कहते हैं कि एक किसी खास समस्या के लिए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह के निर्णय लेते हैं, क्योंकि एक निर्णय प्रक्रिया में बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। हमारी नज़र में जो बेस्ट अवेलेबल होता है, जो हमारी आकांक्षा के स्तर को सर्वाधिक संतुष्ट कर सकता है, हम उस विकल्प का चुनाव करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बेस्ट हो, वो तो आगे चल के पता चलेगा। जैसे आप देखते हो कि आप किसी के साथ में आप रिश्तों में हैं और आप जब उस व्यक्ति से अलग होते हैं तो बहुत पीड़ा और बहुत कष्ट होती है कि यार शायद यह हमारे जीवन का बहुत सबसे बुरा क्षण है, सबसे दुख वाला क्षण है। लेकिन आपने रियलाइज़ किया कि उस व्यक्ति से अलग हटने के बाद आपने एक नए तरह का जीवन जीना शुरू किया और बेहतर लोगों से मिले और आपके जीवन में बहुत कोई गुणात्मक और सकारात्मक परिवर्तन आया है। तब क्या लगता है, चलो अच्छा हुआ उस इंसान से मेरा पिंड छूटा, नहीं तो मेरे नरक का जीवन ही हमेशा भुगता रहता। तो एक समय था जब किसी व्यक्ति से अलग होने का दुख आपको अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रहा था, और कुछ समय बीतने के बाद आप जब बेहतर लोगों से जुड़े, ठीक, आपके जीवन में बहुत सकारात्मक और गुणात्मक परिवर्तन आया, तो आपको क्या लगता है, चलो अच्छा हुआ उस रिश्ते से हम अलग हो गए, नहीं तो हमारा जीवन ही नरक हो जाता। तो आपने क्या देखा, उस समय जो बहुत बुरा लग रहा था आज वो क्या हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। हो सकता है आज जो बहुत अच्छा लग रहा है कल ये बहुत बुरा लगने लगे। इसलिए डिसीजन जो होगा वो क्या होगा, 100% लॉजिकल हो ये संभव नहीं है, क्योंकि डिसीजन लेते समय बहुत सारे फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं और हमारे परिणाम जो होता है वो हमारे फेवर में भी जा सकता है, अगेंस्ट में भी जा सकता है। इसलिए डिसीजन को अच्छा बुरा नहीं कहा जाना चाहिए, डिसीजन को हमेशा क्या कहा जाना चाहिए, डिसीजन ही कहा जाना चाहिए। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही हैं। हम लोग जब इसका पार्ट 2 करेंगे तो वहाँ पे आपको और भी कुछ चीज़ें बताएंगे कि हर्बर्ट साइमन डिसीजन के बारे में आगे क्या बताते हैं, कि क्या डिसीजन केवल टॉप पर होता है, क्या डिसीजन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल पे बैठे होते हैं वो लोग डिसीजन लेते हैं, या डिसीजन सब व्यक्तियों के द्वारा लिया जाता है। अगर सब व्यक्तियों के द्वारा लिया जाता है तो किस तरह के डिसीजन टॉप लेवल पे लिए जाते हैं और किस तरह के डिसीजन नीचे के लेवल पे लिए जाते हैं। फिर कोई डिसीजन जो होता है वो बेसिकली किन पर आधारित होता है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो मोटी मोटी जो किसी डिसीजन को प्रभावित करती हैं, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप इससे आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझने के लिए वो क्लियर होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। सो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जुड़ने के लिए थैंक यू।